हाँ जी। तो सेक्शन 47 और 48 है। 47 बेसिकली बात करता है वोटिंग राइट्स के ऊपर और 48 बात करेगा आपका वेरिएशन ऑफ राइट्स के ऊपर। तो दो स्मॉल स्मॉल सेक्शंस हैं और कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला 47 जो है जो वोटिंग राइट के ऊपर बात करता है। अब वोटिंग राइट की हमने कुछ चर्चा पीछे की थी, वो क्या की थी कि इक्विटी शेयर्स को भी वोटिंग राइट होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स को भी वोटिंग राइट होते हैं और कई बार उसमें कुछ प्रपोर्शन होता है कि किसी को कितना वोटिंग राइट है, किसी को कितना है, वो प्रपोर्शनेट होता है, किसी ना किसी बेस पर उसको प्रपोर्शन किया जाएगा। तो उनसे रिलेटेड सारी चर्चा जो आएगी वो आएगी सेक्शन नंबर 47 के अंदर, जो पूरी पूरी बात करता है किसकी, वोटिंग राइट्स की। अब वोटिंग राइट्स का जो सेक्शन नंबर 47 है, जैसे आपने पीछे सेक्शन नंबर 43 देखा था स्टार्टिंग में, तो उसमें आपने देखा था कि दो लोगों पे एप्लीकेबल नहीं होता। किन दो लोगों पे एप्लीकेबल नहीं था? नंबर वन कि स्पेसिफाइड आईएफएससी पब्लिक कंपनी, उन पे एप्लीकेबल नहीं होता। दूसरा आपने देखा था कि प्राइवेट कंपनी पे भी एप्लीकेबल नहीं होता। लेकिन प्राइवेट कंपनी पे एप्लीकेबल तब नहीं होगा जब क्या कंप्लायंसेस थी कि उसने कोई भी फाइलिंग के अंदर डिफॉल्ट ना किया हो। फाइलिंग कौन सी, 137 की या फिर 92 सेक्शन की। ठीक है, तो यही दो कंडीशन यहाँ 47 में भी चलते हुए आते हैं कि अगर इस दो टाइप की जो कंपनीज है उनके ऊपर सेक्शन नंबर 47 एप्लीकेबल नहीं होता, अदर देन दीज टू कंपनीज के ऊपर सेक्शन नंबर 47 एप्लीकेबल होता है। तो इस वीडियो में बात करेंगे एक्सक्लूसिवली 47 की, 48 की बात नहीं करेंगे। 48 का आपका सेपरेट एक वीडियो आएगा इसका नेक्स्ट वाला। चलिए तो बात करते हैं सेक्शन 47 बेसिकली क्या कहता है। तो कह रहा है कि वोटिंग राइट जो होते हैं मेंबर के इक्विटी शेयर्स के, तो अब कुछ सेक्शन ऐसे, जैसे आपने देखा डिफरेंशियल राइट को लेकर कुछ प्रोविजंस आए थे, फिर आप देखोगे कि कुछ शेयर होल्डर ऐसे होते हैं जिनकी पूरी पेमेंट नहीं आई, मतलब पूरे पैसे नहीं रिसीव हो रखे हैं, उसके अंदर कुछ ड्यूज है, कुछ अरियर्स वगैरह हैं। तो कह रहा है इस टाइप की बातों को अगर हम फिलहाल छोड़ दें, इसको भी छोड़ के चलें, डिफरेंशियल था कुछ था इस टाइप का, उसको छोड़ दें, हम बात कर रहे हैं ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल की फिलहाल। ठीक है, विद वोटिंग राइट्स वाले। तो उस केस में क्या कह रहा है कि सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ अदर सेक्शन, जो बात कर रहा है 43 की, 50 की, 188 की, इन सेक्शन को फिलहाल छोड़ के अगर हम बात करें तो हर एक मेंबर को जिसके पास भी शेयर्स हैं, जिसके पास भी शेयर कैपिटल है, उसके पास राइट टू वोट है। मतलब इन सेक्शनों को अगर छोड़ दें, डिफरेंशियल राइट की बात हो रही है, सपोज किसी को शेयर हमने दिया डिफरेंशियल राइट पे जिसके अंदर वोटिंग का राइट ही नहीं दिया, तो वो अलग एक्सेप्शन है, उसको फिलहाल छोड़ दें। तो इन जनरल बात करें तो जितने भी मेंबर होते हैं कंपनी के और उनके पास शेयर कैपिटल है, तो उन सभी के पास क्या है, राइट टू वोट इन एवरी रेजोल्यूशन। एवरी रेजोल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि कोई भी प्रस्ताव पारित करना है, कोई भी रेजोल्यूशन आएगा कंपनी के अंदर किसी भी मैटर को लेके, चाहे वो ऑर्डिनरी हो चाहे वो स्पेशल रेजोल्यूशन हो, तो उसके अंदर उनका अधिकार है वोट करने का। वो चाहे तो फेवर में करे चाहे तो अगेंस्ट में करे, बट वोट करने का उनके ऊपर पूरा पूरा अधिकार होता है। तो पहला राइट टू वोट के अंदर पहला पॉइंट आता है आपका कि हर एक मेंबर के पास राइट टू वोट है। दूसरा कहता है कि राइट ऑन अ पोल शैल बी इन प्रोपोर्शन ऑफ शेयर कैपिटल। इसका बेसिकली मतलब क्या हुआ कि जरा समझो इसको। आप क्या ऐसा समझ सकते हो कि अगर एक इंसान है तो उसका एक वोट होगा? जैसे कि आप इलेक्शन की बात करते हैं तो वहां पे क्या होता है कि एक मेंबर है तो एक वोट करेगा, एज क्या है उसकी मैटर नहीं करती। ठीक है ना, अगर कोई भी वोट कर पा रहा है तो चाहे वो 60 का क्यों ना हो, चाहे वो 26 का क्यों ना हो, उसका वोट एक ही काउंट होगा। तो क्या इसके अंदर भी वोटिंग जो होगी हमारी शेयर्स के अंदर भी या शेयर कैपिटल कंपनी लॉ के अंदर भी, तो उसके अंदर क्या एक पर्सन जिसने एक शेयर खरीद रखा है तो उसका वोट एक गिना जाएगा, और जिसने 1 लाख शेयर्स खरीद रखे हैं उसका वोट भी एक गिना जाएगा? क्या ऐसा होना चाहिए? तो ऐसा नहीं होता। मतलब क्या है कि यहाँ पे जो वोटिंग का प्रोपोर्शन है वो निकाला जाता है थ्रू पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल। मतलब कि कंपनी के पास अगर 1 लाख पेड शेयर कैपिटल उन्होंने इश्यू किया हुआ है तो किसी के पास 10% है, तो वो एक अकेला बंदा जो उसका वोट होगा वो 10% वोट काउंट करेगा। किसी के पास 1,000 है तो वो 1% वोट काउंट करेगा, किसी के पास 50,000 है तो 50% वोट काउंट करेगा। तो थिंग इज की जो वोट की काउंटिंग होगी वो डिपेंड करेगी कि उन्होंने कितना इन्वेस्ट कर रखा है या कितना उनके पास इक्विटी शेयर है, पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल है। सिंपल सी बात है, ये आपको बेसिक लॉजिक समझ में आ रहा होगा। फिर बात करते हैं कि निधि कंपनी को लेके एक कुछ एग्जामिशन है। क्या एग्जामिशन है कि ये जो हमारा वोटिंग परसेंटेज है ये निधि कंपनी पे भी एप्लीकेबल होता है। निधि कंपनी क्या होती है, जो नॉर्मल हमारी मेंबर्स के लिए कुछ कंपनी बनाई जाती है जो कि उस कंपनी के मेंबर्स को बेनिफिट पहुंचाने के लिए वो कंपनी काम करती है। ठीक है ना। अब निधि कंपनी में क्या कहा गया कि ये जो आप प्रपोर्शन निकालोगे, जैसे मैंने अभी 50% का 10% का, वो कह रहा है भैया ये कैसे भी करके प्रपोर्शन जो है वो एक व्यक्ति का, एक मेंबर का 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब कि निधि कंपनी के अंदर कम से कम 20 लोग होने चाहिए विद इक्वल राइट वाले, 5% वाले। 20 से ज्यादा भी हो सकते हैं, किसी का 2%, 3%, 1% चलेगा। बट किसी भी मेंबर के पास अगर सपोज शेयर्स 10% के भी हैं तो उसका जो वोट काउंट होगा वो मैक्सिमम 5% होगा, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। ये निधि कंपनी के ऊपर एक कंडीशन है जो कि नॉर्मल कंपनीज पे नहीं लगता, सिर्फ और सिर्फ निधि कंपनी पे लगता है। नॉर्मल कंपनीज पे डिपेंड करेगा कि आपके पास कितना पेड अप शेयर कैपिटल है, कितने शेयर कैपिटल के आप मालिक हो उस कंपनी में, उसका क्या परसेंटेज। ऑल इज वेल। चलिए फिर बात करते हैं वोटिंग राइट ऑफ मेंबर होल्डिंग प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अब पहले तो बात आ गई इक्विटी शेयर की, इक्विटी शेयर वाला हर रेजोल्यूशन में वोट करेगा, जी बात करता हूं। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वाला क्या हर रेजोल्यूशन वोट करेगा? तो नहीं, ऐसा नहीं होता। प्रेफरेंस शेयर वाला जो है वो कुछ चुनिंदे मुद्दे हैं जिन पे वो वोट कर सकता है, बाकी सब पे नहीं कर सकता। सब पे करने के लिए कुछ कंडीशन है, वो कंडीशन आएगा कि कुछ डिफॉल्ट होगा तो जाके वो सब पे कर पाएगा। तो सिंपली पहले बात करते हैं कि
किन किन रेजोल्यूशन पे वोट कर सकता है, तो उन सारे रेजोल्यूशन पे वोट कर सकता है जिसपे वो डायरेक्टली अफेक्ट करता है, मतलब कोई ऐसा मैटर डिस्कस हो रहा है, कोई ऐसा मैटर करना या नहीं करना उसकी चर्चा चल रही है जो कि जिसका इंपैक्ट उस प्रेफरेंस शेयर होल्डर पे आएगा। सपोज प्रेफरेंस शेयर होल्डर की डिविडेंड की बात हो रही है या प्रेफरेंस शेयर होल्डर की आपको रिड्यूस करने की बात हो रही है, उसका जो पेड अप अमाउंट है वो रिड्यूस करने की बात हो रही है, उसकी फेस वैल्यू उसको रिड्यूस करने की बात हो रही है, इस टाइप की कोई भी उसके अंदर कुछ अल्टरेशन या रिडक्शन करने की बात हो रही है, कुछ भी इस टाइप का मुद्दा डिस्कस किया जा रहा है जो कि डायरेक्टली अफेक्ट करता है किसको, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, तो उस टाइप की चीजों में उसकी वोटिंग भी होगी। नंबर वन। नंबर टू, अगर कोई रेजोल्यूशन पास हो रहा है कंपनी को बंद करने के लिए तो ऑब्वियसली बात है ये भी उसको अफेक्ट करेगा, तो उस केस में भी उसकी वोटिंग होगी। अगर कोई बात हो रही है प्रेफरेंस शेयर होल्डर की रिपेमेंट की, उनको रिपेमेंट कर दिया जाए या उनको रिड्यूस कर दिया जाए, उनकी जो अमाउंट है उनको रिडक्शन किया जाए किसी भी तरीके से, जो आपने पढ़ा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन वाले मैटर में, तो इस टाइप की अगर कोई हरकत हो रही है तो उस केस में भी उनका वोट होना अनिवार्य है। मतलब कहने का क्या हुआ कि नॉर्मल बिजनेस डील जो होंगी, बिजनेस मैटर्स जो होंगे, उसमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर वाले अपना हक नहीं जताते, लेकिन इस टाइप की कोई हरकतें होंगी तो उसमें उनका भी वोट शामिल किया जाता है। अब वोट जो शामिल किया जाएगा वो कैसे किया जाएगा, तो इसका बेसिस भी सेम है कि कितने उन्होंने पेड अप प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होल्ड कर रखे हैं, जैसे उसमें देखा हमने पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल होल्ड कर रखे हैं, वैसे यहाँ पे कितने पेड अप प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होल्ड कर रखे हैं। अब इसकी प्रोपोर्शन के ऊपर बात करता है आपका थर्ड पॉइंट, प्रोपोर्शन ऑफ वोटिंग राइट। क्या कह रहा है यहाँ पे कि अब मुद्दा तो सारा पैसे के ऊपर है कि सपोज करो किसी के पास 10 लाख रुपए के इक्विटी शेयर्स थे, 5 लाख रुपए का क्या था आपका प्रेफरेंस शेयर्स, तो टोटल अमाउंट ऑफ पेड अप कैपिटल कितना हो गया, 15 लाख हो गया। ठीक है, अब किसी ने अगर 3 लाख रुपए का होल्ड कर रखा है तो दैट मींस ओवरऑल वोटिंग के अंदर उसका हिस्सा कितना है, 20% का। मतलब कोई ऐसा रेजोल्यूशन है जहां पे इक्विटी भी वोट करेगा, प्रेफरेंस भी वोट करेगा, तो वहां पे जो आप परसेंटेज बनाओगे वो किससे बनाओगे, इक्विटी वाले 10 लाख से या 5 लाख से या दोनों को मिला के 15 लाख से। तो ऑब्वियसली बात है किससे मिलाएंगे हम, 15 लाख से। अब 15 लाख में अगर 3 लाख किसी ने इक्विटी होल्ड कर रखा है तो वो 20% है, 3 लाख किसी ने प्रेफरेंस होल्ड कर रखा है तो भी वो 20% है, किसी ने 3 लाख इक्विटी 3 लाख प्रेफरेंस होल्ड कर रखा है तो ओवरऑल उसकी परसेंटेज ऑफ वोट जो होगी, होल ऑफ वोट का प्रोपोर्शन जो होगा वो 40% हो जाएगा। द थिंग इज कि आपको दोनों को क्यूमुलेट करके उसका वोटिंग परसेंटेज डिसाइड करना है और उस हिसाब से उनका वोट मैटर करेगा। सिंपल सी बात है। तो ये बात करता है प्रोपोर्शन ऑफ वोटिंग राइट की। फिर ये कहता है कि अगर किसी भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड ना मिला हो 2 साल या उससे ज्यादा तक, अभी तक तो बात आई कि सिलेक्टेड एरियाज में वोट करेगा, बट अगर किसी भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं मिला है 2 साल या उससे ज्यादा तक, तो वो सारे मुद्दों पर वोट करेगा। मतलब वो उसके पास वोटिंग राइट जो होंगे वो वैसे हो जाएंगे जैसे इक्विटी शेयर होल्डर के होते हैं कि सारे रेजोल्यूशन में वोट करने का राइट उसके पास आ जाएगा। कब आ जाएगा, जब उसको कॉन्टिन्यूअस 2 ईयर या उससे ज्यादा तक उसको डिविडेंड ना मिला हो। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपने वैसे बचपन में पढ़ा होगा मेरे ख्याल से। तो जो भी है, तो ये आपका ओवरऑल एरिया था 3 पॉइंट तक। क्या इसकी एनालिसिस बेसिकली चल रही है, एनालिसिस क्या चल रहा है कि ऑन एनालिसिस ऑफ द अबव प्रोविजन, तो इक्विटी शेयर होल्डर अदर देन विद प्रेफरेंशियल या डिफरेंशियल राइट, उसकी बात छोड़ दो, तो नॉर्मल इक्विटी शेयर जो होते हैं वो कह रहा है कि वोट कर सकता है किसी के अंदर। एनालिसिस है बेसिकली, समराइज वे में इसको एक बार दोबारा से रिपीट किया जा रहा है कि इक्विटी शेयर होल्डर अदर देन इक्विटी शेयर होल्डर विद डिफरेंशियल राइट, उसको अगर छोड़ दे तो नॉर्मल इक्विटी शेयर होल्डर जो है हमारे, वो वोट कर सकते हैं सारे रेजोल्यूशन के ऊपर। वो रेजोल्यूशन जो कि पास किया जा रहा है कहां पे, एजीएम के अंदर या ईजीएम के अंदर, और किस प्रोपोर्शन में करेंगे, जो भी उनका पेड अप शेयर कैपिटल होगा, जितना पेड अप कैपिटल उन्होंने होल्ड कर रखा होगा उस प्रोपोर्शन में उनका वोट काउंट माना जाएगा। नाउ फिर बात आती है क्या कि अच्छा, जो बात मैंने आपको स्टार्टिंग बताई थी कि भैया जो वोटिंग राइट्स होते हैं वो प्रिंसिपल ऑफ अडल्ट या यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी पे बात नहीं करता। मतलब 1 पर्सन 1 वोट वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं लगता। यहाँ पे किसके बेस पे लगता है कि क्लास ऑफ शेयर्स क्या है, क्लास ऑफ शेयर्स का मतलब कि आपके पास इक्विटी शेयर है, प्रेफरेंस शेयर है, ये मैटर करता है वोटिंग के अंदर। एंड नंबर 2 कि आपने मॉनेटरी वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना आपने उसके अंदर इन्वेस्ट कर रखा है, वो डिसाइड करेगा कि आपका वोट परसेंटेज कितना होगा। ऐसा नहीं है कि एक इंसान है तो उसका एक वोट माना जाता है। तो ये एक इसको समराइज करके यहाँ पे पैराग्राफ में बताया गया। एक बहुत अच्छे पिक्चर से इसको देखो बताया गया है क्या कि वोटिंग राइट जो है 2 पार्ट में क्लासिफाई है, इक्विटी प्रेफरेंस। इक्विटी के लिए क्या कहा गया, ऑन एवरी रेजोल्यूशन प्लेस बिफोर द कंपनी, सारे रेजोल्यूशन जो कंपनी के सामने होंगे उस पर वोट करेगा। ठीक है, कौन, तो इसमें इसको 2 पार्ट में क्लासिफाई कर दिया गया। पहला कह रहा है नॉर्मल, तो नॉर्मल वाला क्या करेगा, इन प्रोपोर्शन ऑफ पेड शेयर कैपिटल। जो नॉर्मल बंदा है वो तो जितना पेड शेयर कैपिटल होगा उस प्रोपोर्शन में वोट करेगा। अगर डिफरेंशियल वाले की बात करें तो एज डिफाइंड इन आर्टिकल्स या टर्म्स ऑफ इशू, मतलब कि सपोज जैसे मैंने आपको बताया था कि इसी डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाले को इशू कर रखा है, उसको कहा हुआ है कि भैया तुमने 10% शेयर होल्ड किया है ना, तुम्हारी वोटिंग जो है 5% मानी जाएगी, तो 5% मानी जाएगी। ये क्या इशू के टर्म्स है, ये हमारे आर्टिकल्स में ऐसी बातें मेंशन है। तो इस तरीके से उसको डील किया जाएगा कि उसकी वोटिंग राइट किस तरीके से होगी। वोट उससे लिया जाएगा लेकिन कितना परसेंटेज का कंसीडरेबल है वो डिपेंड करेगा आपके टर्म्स ऑफ इशू क्या थे। प्रेफरेंस वाले की बात करें तो इन प्रोपोर्शन ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल होता है, डिपेंडिंग की जहां उनकी वोट की जरूरत होगी। अगर डिविडेंड नहीं पे किया 2 साल तक तो वो फिर सारे रेजोल्यूशन के ऊपर वोट कर सकते हैं। वाइंडिंग अप का मुद्दा होगा तो उनका वोट लिया जाएगा, और कोई भी ऐसा होगा जिसमें कि उनका इंटरेस्ट डायरेक्टली अफेक्ट हो रहा है तो उनसे वोट
लिया जाएगा, उनका वोट भी कंसीडर किया जाएगा। प्राइवेट कंपनी वाला पार्ट आगे मैंने आपको स्टार्टिंग बता दिया था कि प्राइवेट कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता, पर ये एग्जाम्पशन तभी मिलेगा जब उसने कोई भी डिफॉल्ट लिया क्या फाइलिंग के अंदर, कौन सा 137 और 92 की फाइलिंग। नाउ एक इसमें एक एडिशनल लाइन क्या लिख दी गई कि भैया जो ये प्राइवेट कंपनी है इनको ये लॉ इनके पे एप्लीकेबल नहीं है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ये वोटिंग राइट्स वगैरह को ना बहुत ज्यादा और इनोवेटिव बना सकते हैं। द थिंग इज कि उनके ऊपर ये लॉ एप्लीकेबल नहीं है, तो वह रेस्ट्रिक्टेड नहीं है कि उनको इसी को फॉलो करना है, वो अपने हिसाब से वोटिंग राइट रख सकते हैं, अपने हिसाब से उसके अंदर रूल्स वगैरह तय कर सकते हैं जिसके अंदर मेजोरिटी ऑफ मेंबर एग्री करते हो। तो इस टाइप की चीजें भी क्रिएट की जा सकती है इन प्राइवेट कंपनीज। तो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन नंबर 47 जो कि डील करता है वोटिंग राइट का। आई होप इसको क्लियरली आपको समझ में आ गया कि वोटिंग राइट किस तरीके से चल रहा है, इक्विटी वाला किस तरीके से वोट करेगा, प्रेफरेंस वाला किस तरीके से वोट करेगा, किन किन मुद्दे पे प्रेफरेंस वाला वोट करेगा, और कब क्या होगा जब प्रेफरेंस वाला सभी मुद्दों पर वोट कर सकता है। तो इस तरीके से आपको माइंड में अपना ये फिगर तैयार करना है ताकि आप क्वेश्चंस का आंसर कर पाओगे। चलिए, तो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन नंबर 47।